मैं सबसे पहले परिचय करा दूं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर आलोक मंगलम जांजगीर से कोविड सेंटर इंचार्ज हैं, और इनके सानिध्य में पिछले कोरोना के दोनों लहर में सैकड़ों की संख्या में जांजगीर में मरीज सब ठीक होके गए हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, कोरोना की उत्पत्ति से लेकर इसके इस वायरस के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं कि ये लैब में उत्पन्न हुआ है, या कुछ मैंने सशंकित बातें भी हैं इसके प्रति कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा फैलाया गया है। नाम अपन न ले तो अच्छा है। और स्पेशली ये क्रिएटेड थिंग्स है या प्राकृतिक ये है या मानवीय भूल है, यहां से स्टार्ट करें अपन। कोरोना के बारे में आप यहां से प्रकाश डालें कृपया। ये कोरोना जो है एक वायरस है। ये वायरस आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे कि उसमें अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है ना। जी जी आरएनए और डीएनए दो तरीके के वायरस होते हैं। जी। तो ये कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस है। और कुछ कुछ इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस, उसी की तरह का ही है, बट ये अलग फैमिली का है। कोरोना वायरस अपने आप में एक अलग फैमिली है। इसी फैमिली के कुछ वायरस पहले मर्स और सार्स करके पहले पहले भी उनका पेंडेमिक हो चुका है। ये उसी का थोड़ा सा बदला हुआ म्यूटेटेड रूप है ये, जो अभी सार्स कोवी 2 करके या सार्स कोरोना वायरस 2 करके, ये जो जी कोरोना वायरस अभी जिसका पेंडेमिक अभी हम लोग महामारी जिसका झेल रहे हैं। ये वायरस जो है वो बहुत ज्यादा संक्रामक है, और नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस की तुलना में संक्रामक तो है ही ज्यादा, और ये ज्यादा घातक भी है। और उसका हमने सीधा सीधा उसका उसको फेस किया है, देखा है केसेस को अभी, है ना। दो लहर इसके आकर के चले गए हैं। आगे और भी इसके वेव्स आने की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात कि ये वायरस लैब में निर्मित है या फिर प्राकृतिक है, उस पे अभी भी काफी मतलब प्रकाश डलना बाकी है काफी। उस पे अभी जी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी उसके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि कुछ कुछ इसमें चीजें ऐसा वैज्ञानिक लोगों को ऐसा देखने को मिला है जिसके वजह से उनको ऐसा शक हो रहा है कि भाई कुछ इसका नेचर को देख करके कि ये प्राकृतिक होने के बजाय ये मानव निर्मित ज्यादा है करके, ऐसा अभी उसके ऊपर वापस से जो है फाउची करके जो है वहां पे साइंटिस्ट जी अमेरिका जी। के, उन्होंने वापस उस पर क्वेश्चन उठाया है। तो वो एक अभी वो अध्ययन का और रिसर्च का विषय है। उस पर मैं कोई ऐसा अपना वक्तव्य देकर उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा अभी। डॉक्टर साहब, बीच में बहुत ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये एक ऐसा नाम हाँ है हाँ। जिस पर भयंकर मारामारी की बातें हो रही थी पूरे देश भर में कहना हम्म चाहिए। हम्म इसका क्या रोल था पर्टिकुलर इस डिसीज में? और दूसरा चीज, इसी में एक कनेक्टेड प्रश्न है मेरा। इस हम्म सेकेंड दौर में अचानक ऑक्सीजन का कम होना, लोगों का ऑक्सीजन का जो वैल्यू समझ आया इस दौर में, वो हम्म क्यों और क्या था ये सब पहले दौर में, जबकि ये बातें देखने को नहीं मिली थी। रेमडेसिविर जो है, ये जो दवाई जो है ये नई दवा नहीं है। ये दवा काफी पहले से, इबोला जिस समय आया था आज से करीब जी 8-10 साल पहले, तो इबोला इबोला के खिलाफ जो एंटीवायरल यूज हुआ था उस समय, वो दवा है रेमडेसिविर। ये जी नई दवा नहीं थी। नई दवा एक्चुअली अभी कोविड के लिए काफी मतलब इतने दिन होने के बाद भी कोई अच्छी एंटीवायरल अभी तक आई ही नहीं है। जैसे फेविपिराविर जो है, जी फेविपिराविर भी जापानीज फ्लू में यूज होने वाली दवा है, वो भी नई दवा नहीं है। रेमडेसिविर भी नई दवा नहीं है, वो इबोला में यूज हो रहा था। इबोला में एंटीवायरल के रूप में रेमडेसिविर यूज हो रहा था। अभी कोविड कोविड में अलग से कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल अभी तक नहीं आया है जो केवल कोविड के लिए या सार्स कोविड 2 का जो इन्फेक्शन है या कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है इसके खिलाफ काम करता हो। ऐसा कोई भी एंटीवायरल अभी तक इजाद नहीं हुआ है ना। रेमडेसिविर के स्टडीज जो हुए थे इस देखने के लिए कि ये कितना प्रभावी है कोविड 19 में, तो बहुत ज्यादा संतोषजनक परिणाम उसमें नहीं निकल के आए। डब्ल्यूएचओ ने बीच में इसको मना भी किया कि बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है। और स्टडीज में ये देखा गया है कि मृत्यु दर को ना तो रेमडेसिविर दवा कम कर पा रहा है, और ना मरीज के हॉस्पिटल के स्टे को कम कर पा रहा है, जी जी और बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं देखने को मिला। रेमडेसिविर और फेविपिराविर के अलावा चूंकि इसके खिलाफ कोई बहुत ही स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल इजाद नहीं हो पाई, तो फेविपिराविर और रेमडेसिविर को वही दवा हम यूज करते रहे हैं, और गाइडलाइंस में भी, नेशनल गाइडलाइंस में भी वही है। पर बहुत ज्यादा प्रभावी नतीजे उसके नहीं रहे हैं, है ना। पर कुछ नहीं से कुछ नहीं की तर्ज पे हम लोग उसको यूज करते रहे अभी तक। जी।
डॉक्टर साहब देखिए, पहले दौर पे जो कोरोना का फर्स्ट जो फेज था लास्ट ईयर जुलाई से लेकर अक्टूबर और जून में जो स्टार्ट हुआ था, उसमें ओल्ड एज अफेक्टेड हुए थे, जबकि सेकेंड दौर में अचानक 40 से 50 के उम्र के लोग खत्म होते गए, बस एक दिन 2 दिन 3 दिन में लोगों के खत्म हो जाने की सूचना आने लगी। ये क्यों ऐसा था सर? इस बार का जो वेव आया था कोविड-19 का, इसमें जो स्ट्रेन अभी जो हम लोग सुन रहे हैं कि डेल्टा स्ट्रेन करके जो इंडियन स्ट्रेन को अभी जी नाम जी दिया गया है, जो जी कोविड-19 के दूसरे जो लहर का कारण बना, तो ये पहले से ज्यादा, एक तो संक्रामक भी ज्यादा था ये, क्योंकि बहुत आसानी से इस बार बहुत आसानी से फैल रहा था। आप देखे होंगे घर में, एक ही घर में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए, जी जी और शादी वादी में बहुत ज्यादा इस ये अभी ये जो जितना भी गैदरिंग जो हुआ है उसमें बहुत ज्यादा लोग हम्म, अफेक्टेड हुए हैं इस बार। जहां भी क्राउड बना है शादी वादी जी की वजह से, शादी का जो सीजन चला है फरवरी मार्च वगैरह में, शादी की वजह, शादी के सीजन में भी अभी लोग बाग बहुत ज्यादा क्राउड की वजह से, तो ये संक्रामक एक तो बहुत ज्यादा रहा, और दूसरा विरुलेंस इसका बहुत ज्यादा था। विरुलेंस मतलब कि ये घातक भी बहुत ज्यादा था। तो इसी जी वजह से ये जो वायरल निमोनिया इस बार करा रहा था वो पहले से ज्यादा वृहद रूप में था। जो जी लंग के अंदर जो वायरल निमोनिया के पिक्चर था वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, और इसी वजह से फेफड़े ज्यादा इसके प्रभाव में आकर के ऑक्सीजन का स्तर कम हुआ। अभी ये बात आती है कि फिर बुजुर्ग लोगों में क्यों, तो बुजुर्ग लोग जो हैं इस बार चूंकि 60+ का वैक्सीनेशन काफी हद तक हो चुका था, जी 60+ का वैक्सीनेशन हो गया, और 18+, 45+ का वैक्सीनेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, जी और आधे लोग भी उससे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए थे, और ये हमने इसके मतलब जो दूसरा लहर है वो दस्तक दे चुका था। तो इस वजह से चूंकि जो वैक्सीनेशन जो हुआ था बुजुर्गों का, उसकी वजह से ही जो है ना, बूढ़े लोगों में अभी जो है, वृद्ध लोगों में कम इसका असर देखने को मिला। क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि आपके बाहरी, हमारे बाहर तो कोई कवच नहीं है कि वायरस अंदर प्रवेश नहीं कर जी सकता है। वैक्सीन लगने के बाद भी शरीर के अंदर तो वायरस प्रवेश कर ही सकता है, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन के बाद में शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो उसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर देता है, तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा बीमारी का आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी वजह से इस बार के में ये देखा गया है कि ज्यादा जो बुजुर्ग लोग थे उनके अंदर में बीमारी ज्यादा अपना रूप बढ़ा नहीं पाई, और जो युवा लोग थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उस एज ग्रुप में बीमारी आगे बढ़ी बहुत ज्यादा, उनके अंदर प्रभाव ज्यादा रहा बीमारी का, और मृत्यु दर भी इसी वजह से युवाओं में ज्यादा रही। तो इसका सीधा सीधा एक ही मैसेज जो ये है कि हमको वैक्सीनेशन को तेज करना है। हम आज भी लगभग उसी मेडिसिन के सहारे चले हैं कोरोना के हाँ दौर हाँ में, जो हाँ हाँ। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू और पहले के दौर में चले हैं लगभग। ये स्थिति सर, उसमें क्या हम लोग डिसीज का वेट करें फिर मेडिसिन इजाद होता है, या इस दौर नहीं नहीं में नहीं भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता देखिए क्या है, देखिए बीमारी अलग अलग फेजेस में चलती है? है ना। जैसे अभी एंटीवायरल हमारे पास में कोई अच्छा एंटीवायरल तो नहीं है ना, कि जी हम जी उस वायरस के रेप्लिकेशन को रोक पाए, या वायरस अपने आप को शरीर के अंदर जाकर के बढ़ा ना पाए, है ना, ऐसी कोई दवा हमारे पास में बहुत अच्छी दवा तो नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। सफल नहीं हो पाए कहना चाहिए सर, वर्ल्ड वाइड की पूरे विश्व में लगभग यही स्थिति रही है कि अचानक ये आ गया। अब और निश्चित रूप से देखिए सभी लोग उसके और उस यदि ये दिशा में मानव प्रयास। निर्मित है तो हमें मान के चलें कि फिर ये शुरुआत है, फिर तो ऐसी घटनाएं होते रहेंगी, ऐसे आक्रमण होते रहेंगे वाली बात। ये अब वो मानव निर्मित है नहीं है के ऊपर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं नहीं, बोल पाऊंगा अभी, अगर लेकिन भाई क्योंकि हाँ, अगर ऐसा है, क्योंकि 1 मिनट के लिए मान ले हम, जी जी तो हमको फिर मेडिकल साइंस भी उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ये कह रहा हूँ। एक जी जी साइड सेना तैयार रहना तैयार हो चाहिए। रही है, एक साइड मेडिकल साइंस को दूसरे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नई नई बीमारियां हैं, लेकिन ये है कि कोई भी बीमारी आपके प्रतिरोधक जो तंत्र है उसको, उस वो जब मजबूत रहेगा तो कुछ हद तक हम, जैसे कि इम्यूनिटी जो शरीर का होता है, या एक अच्छा जो लोग जैसे कि भाई हाई रिस्क क्यों है, कोई उस बीमारी के खिलाफ हाई रिस्क जो बोलते हैं कि इनमें बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, या हाई रिस्क कैटेगरी में जिनको हम लेते हैं, जैसे डायबिटीज वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, मोटापा है, जिनके शरीर में हलचल नहीं है, जो जी जी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से यही है मैसेज कि भाई ये तो एक बड़ी बीमारी थी, इसके अलावा भी छोटी हम्म, छोटी बीमारी भी बहुत सारी होती हैं, है ना, जी जी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, या बहुत सारी बीमारियां जो कि शरीर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होने पे बड़ा रूप ले लेती है। नहीं तो फिर जैसे अब ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो, तो हम जो है इससे एक मैसेज ये लेने की भैया हमको अपने आप को, शरीर को अंदरूनी रूप से मजबूत रखना है, या प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना है, एक्टिव रहना है ना, वेट कंट्रोल में रखना है ना, तो क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों को
न्योता देने वाला चीज होता है, जो ओबेसिटी है, मोटापा है ना, जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। भविष्य में ऐसी दूसरी चुनौती इतनी बड़ी आएगी नहीं आएगी, इसको हम नहीं कह सकते हैं, और वो आएगी तो हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। मतलब उसके आगमन को हम नहीं रोक सकते हैं ना, किसी भी चीज के जी आगमन जी। को हम नहीं रोक सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो ये हमारे हाथ में जो है ना। तो हमको एक अपने शरीर को थोड़ा हेल्दी बना करके शरीर और मन को थोड़ा सा मजबूत रखना चाहिए। अब कोरोना का प्रथम दौर हो गया, द्वितीय दौर हो गया, इसके बाद स्टेरॉइड का एक्सेस इस्तेमाल की बातें भी उठी हैं। और अब एक नया ये सुनने में आ रहा है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, देन सम हिडन डिसीज आल्सो हम्म एक्सपेक्टेड है हम्म लोगों हम्म। पर। इस पे क्या है सर, ये आफ्टर कोरोना में लोगों को क्या क्या हो सकता है? अब शरीर को तो संभाल के रखना ही है लोगों को। शरीर, हाँ, कोरोना के बाद में जैसे कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी लोगों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे जी देखने में मिले हैं। उसमें सबसे खतरनाक तो ये म्यूकोरमाइकोसिस का ही है, जी जो ब्लैक फंगस जिसको बोला जा रहा है। एक्चुअली क्या है, ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। ब्लैक फंगस जो है या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस दशकों से रहे हैं, मतलब काफी समय पहले से। जब मैं जयपुर में था, जब मैं एमडी कर रहा था, उस समय मैंने देखा था एक मरीज वहां पे था ब्लैक फंगस के, लेडी थी एक्चुअली। जी तो वो 2 महीने तक हमारे पास में एडमिट रही है, और 2 महीने तक हमने उसको एंटी फंगल दिया, अल्टीमेटली हम बचा नहीं पाए उसको। तो ये बीमारी नई नहीं है एक्चुअली, और उसके पास दशकों से ये बीमारी रही है। ब्लैक फंगस जो है, म्यूकोर माइकोसिस जो उसका एक्चुअली जो साइंटिफिक नेम है, तो म्यूकोर का जो उसके स्पोर्स रहते हैं कोई वायरस के, वो वातावरण में मौजूद हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। और इंडिया में बाकी देशों की तुलना में या बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा है ये। लगभग मान के चलिए कि 70% जो इसके स्पोर है वो इंडिया में ही है। ठीक है, क्योंकि इसको जो आर्द्र और गर्म जो जगह होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो या तापमान ज्यादा हो, ऐसी जी जगह पे इस स्पोर का, ये स्पोर ज्यादा पाया जाता है, म्यूकोर का। अब ये पहले से ही रहा है, ये नया नहीं है, बट ये है कि पहले भी हम उसको शरीर के अंदर हमारे, हम उसको सांस से लेते रहे हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं, ऐसा अपने आप को बढ़ा नहीं पाया फंगस जी कभी भी शरीर के अंदर। अभी क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से जो है शरीर का इम्यूनिटी जो ब्रेक हो रहा है, प्रतिरोधक जी क्षमता जो ब्रेक हो रहा है, वो इस तरीके की चीजों को, है ना, जो पहले शरीर जिसके खिलाफ मतलब लड़ लेता था या जिसको पनपने नहीं देता था, अभी वो चीज जी शरीर के मतलब ये बीमारी घर कर जा रही है। ये जो है एक्चुअली स्टेरॉइड का जो यूज है, बोल रहे हैं अभी स्टेरॉइड का यूज तो है, मतलब स्टेरॉइड के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है जब वो इन्फ्लेमेटरी फेज में बीमारी चली जाती है तो। किंतु स्टेरॉइड कोई नई दवा नहीं है। स्टेरॉइड पहले से गठिया के बहुत सारे मरीजों में और बहुत सारी बीमारियों में, किडनी की बीमारियों में, या जिनको ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद इन्फेक्शन को, एक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, या बहुत सारी चीजों में हम स्टेरॉइड को सदियों से यूज करते रहे हैं। इसमें एम्स की एक मैडम है, डॉक्टर जी उमा मैडम है, तो वो जो है रेडियो र्यूमेटोलॉजी के हेड है, वो प्रोफेसर और हेड है र्यूमेटोलॉजी की। उनका ये आया था कि भाई मैं तो लाखों मरीजों में स्टेरॉइड यूज कर चुकी हूँ पहले, जी और काफी ज्यादा हैवी डोज में यूज कर चुकी हूँ, है ना, जो कोविड में हम यूज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा डोज में। इसके बाद भी स्टेरॉइड से कभी मैंने इतने म्यूकोर केसेस या ब्लैक फंगस के केसेस अपने जीवन में नहीं देखे हैं जितना अभी कोविड में सुनने में आ रहा है। तो जी इसका सीधा सीधा जो हमको जो लगता है ये, और जो काफी हद तक जो सही भी है, कि कोविड पर्टिकुलर की वजह से जो है इम्यूनिटी शरीर का जो ब्रेक हो रहा है, जी जी जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की जो जा रही है कोविड पर्टिकुलर वायरल बीमारी की वजह से, उसकी जी वजह से म्यूकोर जो है ना, म्यूकोर माइकोसिस के केस ज्यादा आ रहे हैं। नो डाउट कि स्टेरॉइड का भी रोल है। जैसे होता है ना एक, कि भाई आग में घी डालने वाला काम जो होता है, वैसा ही जी है। एक तो प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम हो गई है कोविड की वजह से, और ऊपर से हमने उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड देना ही है। तो ये दोनों का जो ये है, तो इम्यूनिटी वैसे ही ब्रेक हुई है, और उसके ऊपर हम स्टेरॉइड जो यूज किए हैं, तो स्टेरॉइड को अकेले दोष देना ठीक नहीं है एक्चुअली। प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है वो कोविड पर्टिकुलर के वजह से भी बहुत इतनी ब्रेक हो रही है कि इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन देखने में आ रहे हैं। जी। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से सबको मिली। प्रदेश भर से जुड़े हैं लोग हमारे साथ, और सबके प्रश्न को मैंने आपसे पूछा है डायरेक्ट, और ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों का बहुत बारीकी से उत्तर मिला है। मेरे ख्याल से हमसे जुड़े लोगों का कोविड संबंधी सारी जिज्ञासाएं तो पूरी हो गई होंगी। अंतिम प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। आप अभी एक ग्रेट जॉब डन कहना चाहिए देश भर के डॉक्टरों को, पूरे देश भर के डॉक्टरों को सैल्यूट है दैनंदिनी परिवार का, स्पेशली आपको भी। इस समय
मैंने अपने आप अपने जान पे खेल कर ही लोग आगे आए हैं, डॉक्टर्स हैव डन, और पूरा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा काम किया है निश्चित रूप से। थोड़ा सा आप इस दौर की अपनी अनुभूति शेयर करें हमारे साथ। आपके परिवार की क्या स्थिति थी जब आप इस समय जाते थे इलाज के लिए? वहां मरीजों का मेंटल स्थिति, मैंने आपसे पहले भी प्रश्न में इस बात को रखा था, और मरीज के परिजनों की मेंटल स्थिति, ये एक जिससे आप गुजरे हैं, एकदम रूबरू हुए हैं कहना चाहिए, रोज 24 घंटा इसी दौर से गुजरे हैं। ये अभी तो ठीक है, ये दौर निकल गया, लेकिन ये जो मेंटल स्थिति है जो लोगों के जहन में घर कर गया है, ये क्या आगे भी प्रभावी हो सकता है? इसके साथ थोड़ा सा अपने बारे में अंतिम प्रश्न। देखिए, जब कोविड सबसे पहले यहाँ पे आया था, कोविड के केसेस आने चालू हुए थे, उस समय जब लेबरर्स लोग, जो श्रमिक लोगों को वापस यहाँ पे ला करके क्वारंटाइन किया जा रहा था, उस समय 12 मई, मुझे दिन याद है, 12 मई को आइसोलेशन सेंटर हमारा स्टार्ट हुआ था आकांक्षा परिसर में। जी जी। और तब उसका प्रभारी मुझे बनाया गया था। और वो एक अलग दौर था, वो एक ऐसा समय था जब वैक्सीनेशन का कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं था कि पता नहीं वैक्सीन आएगा इस बीमारी का कि नहीं आएगा, आएगा भी तो कब आएगा। अभी तो कम से कम हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो लगभग 8 महीने, 7 महीने, 8 महीने हम लोग बिना वैक्सीनेशन के, बिना किसी इम्यूनिटी के इस माहौल में काम करना पड़ा। उस समय शुरुआत में जब मुझे आइसोलेशन सेंटर का प्रभारी बनाया गया, उस समय तो थोड़ा सा तो ये था, लेकिन मुझे क्या है, एक्चुअली मैंने जहाँ से काम किया है पहले, एमडी जहाँ से मैंने किया था, राजस्थान से किया मैंने, जयपुर से, वहां पे स्वाइन फ्लू के केसेस बहुत आते थे। जी जी। दिल्ली और राजस्थान वाले बेल्ट में स्वाइन फ्लू बहुत आता था, वहां पे लगभग हर साल फरवरी के महीने में आता था स्वाइन फ्लू। लगभग 1 डेढ़ महीने वो बहुत परेशान करता था, तो वहां पे अलग से उसके लिए वार्ड बनाना पड़ता था, अलग आईसीयू होता था, एक पूरी बिल्डिंग को कैप्चर करके हम लोग स्वाइन फ्लू के मरीजों का वहां पे उपचार करते थे। तो वहां पे भी पीपीई किट पहनना पड़ता था, सब करना पड़ता था। तो मेरे लिए ऐसी संक्रामक बीमारी का सामना करना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी बहुत संक्रामक है और इसी तरीके की बीमारी है। तो वहां पे हमने इस चीज अनुभव को काम फेस आ किया गया था, आपका। तो मुझे जी वो जी। चीज थोड़ा सा, मुझे ज्यादा ऐसा झिझक नहीं हुआ कि मुझे इन्फेक्टेड माहौल में काम करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी प्रोटेक्शन है वो मुझे यहीं से मिलना है। जी अगर जी। मेरा नाक और मुंह अच्छे से ढका है, मैंने ग्लव्स लगाया है या किट पहना है ना। उस समय तो खैर आइसोलेशन सेंटर में हम बिना किट के ही मास्क और ग्लव्स से काम करना पड़ता था, क्योंकि उस समय पॉजिटिव कोई नहीं था, वो सारे संदिग्ध थे, उनके बीच जी में जी। पॉजिटिव कोई नहीं था। जो क्वारंटाइन सेंटर में जो श्रमिक रहते थे, उनमें से किसी को भी बुखार आ रहा है, दस्त हो रहा है, या किसी भी तरीके की कोई भी चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है, तो वो सारे के सारे आइसोलेशन सेंटर में ही आते थे। उसके बाद में फिर उस माहौल में रहते रहते मैं सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था 24 तारीख को, 24 मई को मैंने अपना सैंपल दिया था, जिसका रिपोर्ट उस समय आरटीपीसीआर का बहुत लेट में आता था। रायगढ़ जी जाता था सैंपल, रायगढ़ नहीं, रायगढ़ तो बाद में चालू हुआ, रायपुर जाता था, जी। तो एम्स में जाता था सैंपल। तो मेरा रिपोर्ट आया था 3 तारीख को। उस समय हम लोग रेस्ट हाउस में ही रुके हुए थे। जगत सर जी है हमारे यहाँ पे अभी मेडिसिन में, मैं और एक पैथोलॉजिस्ट, हम लोग 3 लोग उस समय रेस्ट हाउस में ही रुकते थे। तो घर से अलग तो थे ही, और अचानक से उस दिन मुझे उम्मीद नहीं, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझ में ज्यादा ऐसे कोई सिम्टम वगैरह भी नहीं थे। मैंने सैंपल रूटीन में कराया था कि चलो भाई, इतने इन्फेक्टेड माहौल में काम कर रहे हैं तो एक बार जांच करा लेते हैं करके, क्योंकि बहुत लोग करा रहे थे उस समय, तो मैंने कराया था। मेरा रिपोर्ट 3 तारीख को पॉजिटिव आया, उस समय मैं वही था रेस्ट हाउस में। तो एक बार की तो लगा कि भाई रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ गया करके, पर थोड़ा सा डर भी लगा शुरू शुरू में, क्योंकि उस समय कोविड हो जाना किसी को, मतलब एक बहुत रेयर बात हाँ, होती थी, ऐसे शुरुआती बहुत ज्यादा। दौर में जी। अभी जैसे केस नहीं होते थे, और जांजगीर शहर में किसी का भी तब तक पॉजिटिव नहीं आया था। मैं जांजगीर शहर में संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति था। अब जी ये खबर घर वालों को भी पता चलेगी, और उस समय कोई होम आइसोलेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसको भी जी। पॉजिटिव होता था उसको सीधा भर्ती किया रेसिडेंस करते जी। थे। तो मुझे मुझे भर्ती करने के लिए वहां पे ईएसआई का हॉस्पिटल जो है, हमारे यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था उस समय पॉजिटिव मरीज के लिए। जो आकांक्षा है वो आइसोलेशन सेंटर था, वहां भी अगर किसी का पॉजिटिव आता था तो वो या तो बिलासपुर जाता था या कोरबा जाता था, तो मुझे कोरबा ले जाकर के वहां पे भर्ती होना था। राइट सर, आज आपकी बातों में कोरोना के बारे में जानकारी मिली, और जो मकसद था एक हमारा कि वैक्सीनेशन पे भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए, वो आपकी चर्चाओं में तरीके से आ गया है। जो भी इसको सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, जो भी वो सोच रखता होगा वो बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह की वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।